वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग एनवायरनमेंट की कुछ ऐसी जो योजनाएं रही हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में सेवरल टाइम्स पूछी जाती हैं, उनको कवर अप कर रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपको चीज़ों को याद कैसे रखना है। और चीज़ों को याद रखने के लिए मल्टीपल टाइम्स या तो आप वीडियोज़ देखिए या फिर आप कोर्स में एनरोल करवाइए जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। उसके बाद ये PDF आपके पास होगा, मल्टीपल टाइम्स आप इसको रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, सो आपको करना सिर्फ इतना यहाँ पर है कि भाई डेली बेस पर जो ये वीडियोज़ आ रहे हैं इन वीडियोज़ को देखिए। वीडियो के माध्यम से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको यहीं पर सारी चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखिए, कल जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बाघ परियोजना के बारे में बात करी थी। जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, मैंने आपको 1973 बताया था। और हमने कुछ इस तरीके से ट्रिक बनाई थी कि जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1971 में, तो हमारे पास उस समय भी बाघों की कमी नहीं थी। मतलब शेरदिल जो जवान थे हमारे उस टाइम पर भी थे और हमने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराया था। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि और लोगों के अंदर भी ललक जागी, मतलब और जो है शेर हमारे देश में पैदा हुए। ठीक है, सो बस 2 साल का हमने कहा कि 2 साल आप आगे बढ़ जाओ, तो 2 साल में काफ़ी कुछ हुआ। यानी कि शेर जो थे वो हमारे देश में और आए, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर उसको हमने उस तरीके से याद करा था, 1973 का है। अब एक चीज़ सोच के देखना, जब हम बाघ की बात कर रहे हैं, दूसरा हम हाथी की बात कर रहे हैं, बलशाली कौन है? ठीक है, बलशाली इन सेंस कि हाथी पर बहुत रेयर होता है कि कभी बाघ हमला करे। सो जो ज़्यादा बलशाली है, जो ज़्यादा देखने में भी बड़ा है, वो कौन है? आपका हाथी। तो ईयर वाइज भी वो कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। कितने साल बड़ा होगा? देखो 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया। 1973 के बाद 1992 यहाँ पर आपका आया है क्या? हाथी परियोजना। अब कितने साल का डिफरेंस हो गया ये यहाँ पर आप देख लो एक बार। सो ये डिफरेंस कितना है आपका? 19 ईयर्स का, 19 साल का डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले आपका जो बाघ परियोजना आई उसके ठीक 19 साल बाद हाथी परियोजना को लेके आया गया, क्योंकि भैया हाथियों को मैनेज करना थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल है। अब यहाँ पर आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि आप ये सारे नंबर्स याद रख लो, या फिर आप जब आपने 19 याद रख लिया तो आपको सिंपली इसके अंदर एडअप करना है। 2-3 बार अपने माइंड में आप इस ट्रिक को घुमाओगे, आप कभी लाइफ में भूलोगे नहीं कि 1992 में जो ये आपका था हाथी परियोजना, इसको शुरू करा गया था सरकार के द्वारा। अब क्या कुछ इसमें है, एक बार इसको देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ मेंशन है कि हाथी जो है वो भारत का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी जानवर है। कैसा है? मैमल है। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, कैसा है? मैमल है। और इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जो कि आपका कब का है? 1972, उसकी अनुसूची 1 में रखा गया है। सो जब हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं 1973 का है, उससे जस्ट 1 साल पहले आपका जो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है इसको लेके आया गया था। 7 दिसंबर 1992 को केंद्र सरकार द्वारा सिंहभूम, जो कि आपका झारखंड की जगह है, वहां पर प्रोजेक्ट एलिफेंट को स्टार्ट किया गया था। तो ये स्टेट आपको याद रखना है, झारखंड। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। कब करा गया? 7 दिसंबर 1992 को। भारत के प्रमुख जो हाथी संरक्षित क्षेत्र हैं इसमें आपका पेरियार अभ्यारण्य जो केरला में है, मानस अभ्यारण्य और काजीरंगा ये कहाँ पर है? आपके असम में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट ये आपके उत्तराखंड में है। ये यहाँ पर मतलब इंडिया में जो हाथी संरक्षित क्षेत्र हैं ये प्रमुख हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसके अंतर्गत अब तक 32 एलिफेंट रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं और 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारा कस्तूरी मृग। अब ये जो कस्तूरी मृग परियोजना है ये कौन से ईयर की है? तो ये है आपकी 1970 की, 1970 में कस्तूरी मृग परियोजना आई थी। अब इसको आप एज इट इज़ भी याद रख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें बात करी गई है कि कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN इसके सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक लोकेशन। जो केदारनाथ अभ्यारण्य है यहाँ पर 1970 में इसको स्टार्ट किया गया था। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नर मादा दोनों में नहीं, सिर्फ मेल जो हिरन होता है उसके अंदर क्या पाई जाती है? कस्तूरी।
और ये मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं गंगा डॉल्फिन संरक्षण की। ये 1997 यानी कि 1997 में स्टार्ट किया गया था। याद रखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को याद रखो। अब ये मैंने इसलिए बोला है कि अगर आप बीजेपी वालों को देखोगे तो मतलब बहुत ज़्यादा ये चीज़ें करते हैं कि गंगा पे जाएंगे, आरती करेंगे। स्पेशली मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन आप शायद समझ गए हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कहा था कि मैं माँ गंगा का पुत्र हूँ और उन्होंने मुझे बुलाया है, समथिंग लाइक। ठीक है, 2014 के इलेक्शन में। तो गंगा जी को आप याद रखो। और ये प्रोजेक्ट गंगा है, ये 1997 यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार स्टार्ट हुई थी, शायद आई थिंक पहली बार की बात है। ठीक है, तो उस टाइम पर इसको स्टार्ट किया गया। इस तरीके से यहाँ पर आप याद रख सकते हो गंगा डॉल्फिन परियोजना को या फिर संरक्षण को। अब इसके अंदर क्या कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये, डॉल्फिन कैसी है, संकटग्रस्त प्रजाति की है और इसे जो है आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। लुप्तप्राय जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन सूसा को वन और पर्यावरण मंत्रालय ने 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। तो 5 अक्टूबर 2009 का ये आपको तारीख याद रखनी है, जब जो आपका गंगा डॉल्फिन है सूसा, इसको क्या घोषित करा गया, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करा गया। और ये जो है आपका इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, कर्णफुली, संगू नदी तंत्र में पाई जाती है। और गंगा डॉल्फिन केवल स्वच्छ आवास में ही जीवित रह सकती है, मतलब खराब पानी होगा, पॉल्यूटेड होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से कहलगांव के बीच में जो गंगा नदी क्षेत्र है उसमें विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना की गई है, जो कि आपका गंगा डॉल्फिन के संरक्षण हेतु एशिया का एकमात्र सुरक्षित आवास है। गंगा डॉल्फिन की बात करें, उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो संसार में 3 और डॉल्फिन पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक है आपकी बैजी डॉल्फिन, ये जो है आपकी चीन की यांगजी नदी जो है वहाँ पर पाई जाती है। दूसरा है सिंधु की भूलन डॉल्फिन, ये पाकिस्तान की सिंधु घाटी में। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका वोटो डॉल्फिन, जो कि अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाती है। तो ये 3 अलग अलग प्रकार हैं डॉल्फिन के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, हंगुल परियोजना की। अब ये हंगुल परियोजना कौन से ईयर में स्टार्ट करेगी, इसका ईयर अपने आप याद रखिएगा। 1970 में इसको स्टार्ट किया गया जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। और ये जो हंगुल परियोजना है, इसमें मतलब अगर हम बात करें हंगुल की, एग्जैक्टली हंगुल क्या है, तो ये जम्मू और कश्मीर राज्य का कैसा पक्षी है, राजकीय पक्षी है। और ये आपका यूरोपीय रेंडर प्रजाति का हिरण है। और आगे हम बात करें इसमें तो ये अब कश्मीर स्थित डांचीगम राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है और इसे कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जाना जाता है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं वैश्विक टाइगर फोरम की। अब ये जो वैश्विक टाइगर फोरम है, ये 1993 में दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य जो है वो सभी देशों के परस्पर सहयोग द्वारा बाघों की सुरक्षा या फिर कहें तो उनकी रक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट चलते हैं, अगला यहाँ पर है कि राष्ट्रीय पवन सौर ग्रिड नीति 2018। अब ये जो नीति है ये 14 मई 2018 को लॉन्च करी गई और इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है आपका, कि बड़े ग्रिड से जुड़े पवन, सौर पीवी, हाइड्रोजल प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा प्रदान करना, ताकि जब पवन चले या फिर हम कहें तो सौर विकिरण की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है, सो उसमें मतलब ये जो है आपका बुनियादी ढांचा की भूमि का कुशल एवं इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हो सके, इस वजह से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। तो ये है आपका कि यूरोपीय, तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा।
और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं।